एवरीवन, वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर द प्रेसिडेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कंप्लीट हो गई थी कल, राइट्स भी कंप्लीट हो गए थे। और आज डिस्कस करेंगे हम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पता है इंडिया का फर्स्ट सिटीजन होता है ये। और प्रेसिडेंट को क्या कहा गया है? इंडियन स्टेट, द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का हेड भी प्रेसिडेंट को बताया गया है। तो सबसे पहले हम प्रेसिडेंट के बारे में उसकी समरी देखेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि अलग अलग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और 30-32 सालों का जो कंपाइलेशन है क्वेश्चंस का, वो घटना चक्र पॉलिटी में आपका क्विक रिवीजन उसका कराया जा रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समरी और उसके बाद क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, द फर्स्ट सिटीजन and act as the symbol of unity, integrity and solidarity of the nation। ये हमारी इंडिया की यूनिटी का, इंटीग्रिटी का और सॉलिडेरिटी का सिंबल होता है प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 52 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, ये बात कही गई है आर्टिकल 52 में। According to Article 53, the executive power of the Union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगी वो प्रेसिडेंट के पास होंगी। आर्टिकल 54 क्या कहता है? द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। इलेक्टोरल कॉलेज के आधार पर उसको इलेक्ट किया जाएगा। और उसमें पार्टिसिपेट कौन कौन करेंगे? एक तो करेंगे जो मेंबर हैं दोनों हाउस के, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों हाउस के जो इलेक्टेड मेंबर हैं। इस पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखना है, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, अपॉइंटेड मेंबर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के इलेक्टेड मेंबर। और इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली की। स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, उसके भी इलेक्टेड मेंबर होंगे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट 7th Amendment Act 1992 provided for the inclusion of the members of legislative assemblies of Nation Capital Territory of Delhi and Union Territory of Puducherry in the Electoral College for the election of the President। ये 17th Amendment Act है 1992 का, इम्पोर्टेंट एक्ट है ये। और इसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली था और पुडुचेरी था, इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली को भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल गई थी। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ध्यान रखेंगे, नॉमिनेटेड मेंबर की बात नहीं हो रही है। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके आधार पर इलेक्शन होगा। बाय मीन्स द सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। इसका मतलब है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। एंड द वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है, सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होगी। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको इंक्वायरी कौन करेगा? उसकी इंक्वायरी करेगा सुप्रीम कोर्ट। सारा सुप्रीम कोर्ट ही उससे रिलेटेड फाइनल डिसीजन ले सकता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको इस आधार पे कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट था। इस आधार पे आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 58 क्या बात करता है? डिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उनके बारे में बताया गया है। तो एज कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। और इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज 35 होनी चाहिए उसकी। और
क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, और जो लोग हाउस ऑफ द पीपल है उसमें एक मतलब मेंबर भी होना चाहिए, मेंबर के रूप में भी इलेक्ट होना चाहिए। फॉर इलेक्शन एज प्रेजिडेंट, फर्दर द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स और 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। इन्होंने कहा है कि जो कोई भी कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट होता है उसको 50 इलेक्टर्स के द्वारा और 50 इलेक्टर्स तो एज ए प्रपोजर और 50 इलेक्टर्स एज ए सेकेंडर्स इनके द्वारा सब्सक्राइब किया जाना ज़रूरी है, ठीक है, तभी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये कंडीशन है, कंडीशन ध्यान रखनी है, ये स्टेटमेंट में पूछी जाती है, स्टेटमेंट में दिए जाते हैं क्वेश्चंस ऐसे। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ रेट 15,000, और जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको एक सिक्योरिटी जमा करनी होती है जो 15,000 की होती है। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लायबल टू बी फोर्टिफाइड इन द केस द कैंडिडेट फेल टू सिक्योर 1/6 ऑफ द वोट्स पोल्ड। द प्रेजिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर्स का ऑफ टर्म होता है इसका। फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, आर्टिकल 56, जो कब से शुरू हो जाता है, जैसे प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंट्री करता है मतलब पहुंचता है तो तब से उसका टर्म शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू 56 क्लॉज 1A, इसमें क्या कहा गया है 56 1A में, प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर रिज़ाइन करना है प्रेसिडेंट को तो वो अपना लेटर किसको देगा, रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, वो वाइस प्रेसिडेंट को देगा। फर्दर ही कैन आल्सो ही रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, और या तो वे खुद अगर खुद ही छोड़ना चाहते हैं तो वे खुद हट सकते हैं वहाँ से, है ना, खुद रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट, या फिर इम्पीचमेंट की प्रोसेस के द्वारा भी उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है। और ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 56 1 क्लाउज बी में। द ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 61 क्लाउज 1, इसमें इम्पीचमेंट की बात कही गई है आर्टिकल 61 के अंदर, इज़ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्पीचमेंट का केस कब चलेगा प्रेसिडेंट पे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखा गया है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस कब लागू होती है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है। नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड, अब तक किसी भी प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट नहीं लगाया गया है। व्हेन ए वैकेंसी ओकर्स इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू हिज रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट हट जाते हैं हमारे किसी कारण से तो वाइस प्रेसिडेंट उनके स्थान पे आ जाते हैं। अनटिल ए न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, जब तक एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता है। फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यू टू एब्सेंस, illness or any other cause, the vice president discharge his functions until the president resume his office, ठीक है। In case the office of vice president is vacant, the chief justice of India act as the president और discharge the function of the president, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट नहीं होगा तो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट भी किसी कारण से अगर रिजाइन कर देते हैं या नहीं आते हैं तो फिर हमारे चीफ जस्टिस जो होते हैं वो उस पद को संभालते हैं प्रेसिडेंट के, जब तक कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता है तब तक। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59(1), इफ एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president। समझ गए क्या कहा गया है आर्टिकल 59 के अंदर, ये कहा गया है कि अगर कोई मेंबर मतलब या वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वहाँ से मतलब मेंबर इलेक्ट हुआ हो, और या फिर स्टेट लेजिस्लेचर से इलेक्टेड मेंबर हो कोई और वो प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हो जाता है, तो क्या करेंगे, उसको वो सीट खाली करनी पड़ेगी अपनी जिस पे वो पहले से इलेक्ट था, ठीक है। और कब खाली करनी पड़ेगी, जैसे ही वो वहाँ अपने ऑफिस में
पहुंचता है, जैसे वो अपने ऑफिस में अपनी जिम्मेदारी को लेने के लिए पहुंचता है तो उसको वो सीट खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट के रूप में जैसे ही पहुंचेगा वो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, स्टेट लेजिस्लेचर में भी, और या फिर वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का अगर मेंबर हो तो उसे वो सीट छोड़नी ही पड़ेगी। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आर्टिकल 60 में कहा गया है ऑथ कौन दिलाएंगे प्रेसिडेंट को? चीफ जस्टिस दिलाएंगे। करंटली द सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट इज़ 5 लाख पर मंथ, ये सैलरी है। इट इज़ पेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखना है फंड का नेम भी कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है सैलरी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर्मली डन इन हिज नेम। गवर्नमेंट के जो बिजनेस होते हैं वे सब प्रेसिडेंट के नाम से चलाए जाते हैं। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 77 में। नेक्स्ट, ही कैन समन ए जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 108। प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो दोनों हाउस होते हैं पार्लियामेंट के, उनकी जॉइंट सीटिंग को बुला सकता है। और जॉइंट सीटिंग कौन से आर्टिकल में? ये है 108 आर्टिकल। When a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament, he can give his assent to the bill or withhold his assent to the bill or return the bill for consideration of the parliament. जब पार्लियामेंट में बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो उस पर को असेंट करेगा, उस बिल को अपने पास रख लेगा या रिटर्न कर देगा, वो उनकी मर्जी होती है। इफ़ इट इज़ नॉट ए मनी बिल, ये भी ध्यान रखना है, मनी बिल के बारे में बात नहीं हो रही है, अदर बिल के बारे में बात हो रही है। फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल। और अगर दोबारा से पार्लियामेंट ने वो बिल पास कर दिया है तो इस बार प्रेसिडेंट को परमिशन देनी पड़ेगी। द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव हिज असेंट टू द बिल। ए बिल बिकम्स एन एक्ट आफ्टर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की सहमति के बाद बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न ए मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। मनी बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट वापस नहीं कर सकते हैं, बाकी अदर बिल को कर सकते हैं। मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इन लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखेंगे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है मनी बिल विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन। He can promulgate ordinances when the parliament is not in session. आर्टिकल 123 में कहा गया है कि he can promulgate ordinances when the parliament is not in session. जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है। These ordinance must be approved by the parliament within 6 weeks from its assembly. जैसी रिसेंबली होगी तो 6 वीक के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ेगा। ही कैन आल्सो विड्रा एन ऑर्डिनेंस ऑफ एट एनी टाइम। जो ऑर्डिनेंस दिया है वो किसी भी टाइम उसको विड्रॉ भी कर सकता है। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू पर्सन एंड टू सस्पेंड, रेमिट, रिस्पाइट, रिप्राइव, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि जो जिन पर्सन्स को कैपिटल पनिशमेंट मिला होता है तो प्रेसिडेंट को मतलब पार्डन ग्रांट करने का भी राइट है, पावर दी गई है कि उसको कम कर सकता है उसकी सज़ा को, और छोड़ भी सकता है, या कुछ केस में उसका प्रारूप चेंज कर सकता है, तो वो पावर प्रेसिडेंट को दी गई है। ही हैज़ द पावर टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143, और सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की पावर दी गई है। प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है किसी भी बिल को लेके, किसी भी बात को लेके, तो वो पावर दी गई है आर्टिकल 143 के अंदर। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया एंड हैज़ पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, किसी भी एरिया को वो शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, ये भी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में है। और शेड्यूल्ड एरिया जो होते हैं, जो ट्राइबल एरिया होते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रेसिडेंट करता है। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स ऑफ इंडिया। तीनों आर्मी जो फोर्स होती है हमारी, उनका सुप्रीम कमांडर होता है प्रेसिडेंट। द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड ए प्रोविजन दैट
मेड द प्रेजिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। और 42nd अमेंडमेंट किया गया था 1976 में। इसमें एक प्रोविज़न किया गया था कि प्रेसिडेंट बाउंड बाय द एडवाइस के द्वारा बाउंड होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, जो प्रेसिडेंट के द्वारा हेड की जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसकी एडवाइस के लिए क्या होगा, ये प्रेसिडेंट बाउंड होगा। द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 enacted by जनता पार्टी गवर्नमेंट authorized the president to inquire the council of minister to reconsider such advice either generally or otherwise. However, he shall act in accordance with the advice standard after such reconsideration। ठीक है, तो ये थी समरी के अंदर भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहे हैं, जहाँ जहाँ अंडरलाइन करा है सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। पहले एक बार ये नज़र डाल लेते हैं अब तक कितने प्रेसिडेंट रहे हैं और कब रहे हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, 1950 में बने थे और 1962 तक रहे थे। सेकंड नंबर के प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कब से रहे थे, 1962 से 67 तक हमारे राष्ट्रपति रहे थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1967 से 1969 तक प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। और ये हैं वराहगीर वेंकटा गिरी, ठीक है, ये 1969 से और जुलाई 1969 तक ही रहे थे वह प्रेसिडेंट। फिर है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये 1969 से और 1969 तक रहे थे, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। वराहगिरी वेंकटागिरी दोबारा बने फिर 1969 से 1974 तक। फर्रुखीदीन अली अहमद, ये 1974 से 1977 तक बने थे। बीडी जत्ती, ये 1977 से 1977 मतलब 25 जुलाई तक, फरवरी में बने थे और जुलाई तक रहे थे। फिर है नीलम संजीव रेड्डी, ये इनके बारे में कहा जाता है कि एकमात्र निर्विरोध चुने गए प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इनका नाम कई बार क्वेश्चंस में आता है। एक तो नीलम संजीव रेड्डी का और जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला के बारे में भी पूछा गया है क्योंकि ये जस्टिस थे इसलिए। ज्ञानी जैल सिंह, ये 1982 से 1987 तक रहे थे। और आर वेंकटरमन 1987 से 1992 तक प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। शंकर दयाल शर्मा, और ये 1992 से 1997 तक हमारे प्रेसिडेंट थे। फिर डॉक्टर KR नारायण 1997 से 2002 तक ये प्रेसिडेंट रहे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट रहे थे। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल फर्स्ट वोमेन थी प्रेसिडेंट बनने वाली, और ये रही थी 2007 से 2012 तक। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक रहे थे, और क्रम भी ध्यान रखना ये 15th नंबर के थे। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी ये 14th नंबर की प्रेसिडेंट थी इंडिया की। उसके बाद में आए रामनाथ कोविंद, और ये 2017 से रहे थे और 2022 तक रहे थे ये। और अब एट प्रेजेंट में हमारी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है, एट प्रेजेंट में तो द्रौपदी मुर्मू हमारी प्रेसिडेंट है। 2022 में प्रेसिडेंट बनी है। और कौन से नंबर की हैं ये, 17 नंबर की, ठीक है। और कौन से रिलेटेड है, मयूरभंज से रिलेटेड है। टेन्योर वाइज इनका ऑर्डर भी ध्यान रख लेंगे, एक बार देख लेंगे आप कौन किस नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। सीक्वेंस में लगाने के लिए भी क्वेश्चंस आ जाता है, तो एक बार इसको देख लेंगे आप सब। चलिए अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीज़न, देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। बताइए, इन्होंने कहा है कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो प्रेसिडेंट के द्वारा हेड की जाती है, और इन्होंने कहा है कि फिर रीज़न क्या बताया है कि प्रेसिडेंट की पावर का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, CA ट्रू होगा, बट R फॉल्स है। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पावर दी गई है प्रेसिडेंट को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सो असर्शन इज करेक्ट, वेयर रीज़न R is false because the president shall exercise this power either directly or through officers, ठीक है ना।
ये पावर जो है, जो पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, या तो वो उसको डायरेक्टली भी कर सकता है और या फिर वो इनडायरेक्टली भी करा सकता है। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनसे भी वो काम करा सकता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाउ इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, कैसे इलेक्टेड होते हैं? बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट। ठीक है, एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी डन बाय सीक्रेट बैलेट, दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। आर्टिकल 54 डिस्क्राइब द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कही गई है, किस तरीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से मेंबर आते हैं, क्योंकि ये इलेक्टोरल कॉलेज प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। इसमें आते हैं ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं दोनों आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, और ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, स्टेट की लेजिस्लेटिव के भी सारे इलेक्टेड मेंबर इसके अंदर आते हैं। और हेयर स्टेट इन्वॉल्व्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी एज प्रोवाइडेड बाय द 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पे उसके इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पे अटेंशन, जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट इंक्लूडेड एज ऑफ नाउ, जम्मू कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट येट इंक्लूडेड इन द प्रेसिडेंट इलेक्टोरल कॉलेज। चलिए नेक्स्ट है, द 2 यूनियन टेरिटरीज विच हैव बीन गिवन राइट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय 17th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, तो कौन कौन सी टेरिटरी हैं? ये है दिल्ली और पुडुचेरी, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। असर्शन दिया है, रीजन देखना है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन, करेक्ट है, इनडायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट। रीजन, देयर इज ए प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये भी इलेक्टोरल में कॉलेज में अभी बताया है, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर होते हैं और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर होते हैं, तो करेक्ट है दोनों आंसर, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, किससे इलेक्ट होता है? सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम और प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, दोनों ही करेक्ट हैं, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ, किससे बनता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यस कलेक्टेड है, करेक्ट है, सॉरी, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं तो दोनों हाउस की बात नहीं हुई है, केवल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हुई है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स, करेक्ट। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, तो ये भी करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? 1, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आंसर होगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं, बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है स्टेट की, ठीक है, वे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ये भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ये भी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में किन किन को कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑल द मेंबर ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है, ऑल मेंबर की तो बात नहीं हुई है। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये करेक्ट है। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूटी असेंबली, ये रॉन्ग है। ऑल द गवर्नर एंड एलटी गवर्नर, तो ये भी रॉन्ग है। ऑल मेंबर ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाँ ये है, नहीं तो ऑल मेंबर की बात नहीं हुई, इसमें इलेक्टेड मेंबर की बात हुई है, तो ये भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर तो वैसे 2 होगा, इसमें ऑप्शन में किसी में दिया नहीं है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर, तो कौन मेंबर होते हैं?
आंसर होगा सी 1, 2 एंड 3। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा। विधान परिषद की बात नहीं हुई है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देख लो कितनी बार क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू होकर 11 मतलब 8, 9 क्वेश्चन उसकी इलेक्शन से इलेक्टोरल कॉलेज से ही पूछे जा रहे हैं बार बार। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ किससे बनता है? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा नहीं है, अभी आपको बता दिया है। मतलब इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्टेड मेंबर राज्यसभा के भी होते हैं, लोकसभा के भी होते हैं। अब किसी एक ऑप्शन पे साइन वो टिक नहीं लगा सकते हैं, तो मोर देन मतलब ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हैं, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव के भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ऑल मेंबर तो नहीं होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ठीक है, ये तो सही नहीं है, ये तो रॉन्ग ही है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो तीनों की बात होगी है। समझिए, इसका आंसर क्या है? डी है। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे भी। एक सेकेंड, ये जो है ये तीनों ही दो ऊपर के जो दो ऑप्शन है ना, ये तो 4th नंबर के ऑप्शन में ही आ गए है ना। तो इसका आंसर हो गया डी। ये भी नहीं है इसका आंसर, सी भी नहीं है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, कभी कभी मिस्टेकली हो जाता है ऐसा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? इनमें से देखना है कौन सा करेक्ट नहीं है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। बाकी करेक्ट क्या है? इलेक्शन ऑफ सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, तो सही है ये भी। प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है। और ऑन द एक्सपीरेशन ऑफ हिज टर्म ही कंटिन्यूज टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। और कब तक ऑफिस में रहता है प्रेसिडेंट? जब तक उसका जो सक्सेसर है वो ऑफिस में एंट्री नहीं कर लेता है तब तक। तो बाकी करेक्ट हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। इस आधार पे तुम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हो प्रेसिडेंट इलेक्शन को। द लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज डिसॉल्व कैन नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन। दस ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट व्हाइल अदर ऑप्शंस आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व कर दी गई है, अब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इज, तो कितने होते हैं? 50 होते हैं। इसमें तो कोई सा भी करेक्ट नहीं है। 5 दिया है, 10, 20, 15। 50 की बात हुई थी कि 50 मेंबर्स प्रपोजर के रूप में उनकी नीड होती है। फॉर द नॉमिनेशन ऑफ ए पर्सन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट मिनिमम 50 इलेक्टर्स नीड टू बी प्रपोजर and 50 electors need to be seconder of the nomination paper. Next, consider the following state in the electoral college of for presidential election in India. तो क्या होना चाहिए आंसर इसका? स्टेटमेंट देखते हैं, इनमें से पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इक्वल स्टेट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली और मल्टीप्लाई 100। तो 100 की मल्टीप्लाई तो नहीं होती है, 1000 की तो होती है इसमें। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इक्वल द टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल MLA डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड बाय MPs। या देयर वर मोर देन 5000 वोटर्स इन द लेटेस्ट इलेक्शन। तो बताना है क्या प्रोसेस है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की इलेक्टोरल कॉलेज में, मतलब कितने मेंबर होने चाहिए, कौन से मेंबर होने चाहिए, ये बताया है, किस आधार पे मेंबर तय होते हैं। आंसर है इसका बी। ये करेक्ट है कि द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी वोट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है?
टोटल वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलए, जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं ना, उनकी जितने मतलब टोटल जितने भी इलेक्टेड एमएलए हैं उनको अगर डिवाइड कर दें किससे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी जितने एमपी चुने गए हैं उनसे अगर उन्हें डिवाइड कर दें तो उनका जो टोटल संख्या होगी तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इक्वल हो जाएगी। एक्सप्लेन में देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 55 कॉन्स्टिट्यूशन, एज फार एज practicable there shall be uniformity in the scale of representation of different state in the election of president. Every elected member of legislative assembly of a state shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected members of the assembly. So in above statement only statement 2 is correct. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बताना है द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। करेक्ट है, अलग अलग होती है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। जो लोकसभा के एमपी होते हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है राज्यसभा के एमपी की वोट की वैल्यू से। तो आंसर है ओनली 1 करेक्ट है, बी रॉन्ग है। Constitution provides that there shall be uniformity in the scale of representation of different states as well as party between the state as a whole and the union in the election of the president. Hence it can be expressed value of the vote of a MLA किसके इक्वल होती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और किस स्टेट की पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, एक एमएलए की वोट के इक्वल आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, अलग अलग होती है, स्टेट टू स्टेट एमएलए की वैल्यू अलग होती है ड्यू टू डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग होती है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ऑफ ईच स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज 8। जो अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ के एमएलए की वोट की वैल्यू क्या है, 8 है। वेयर इज़ द वैल्यू वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ यूपी, कितनी है, 208 है, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन कम है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वोट की जो वैल्यू है उनकी वो वराइज मतलब वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। हैंस स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। द फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द वोट वैल्यू ऑफ ए नंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर की वोट की वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, कौन सा, जो इन्होंने बताया है, सम ऑफ वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनकी वोट की वैल्यू का सम करो, बटे में क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस, लोकसभा और राज्यसभा ऑफ द पार्लियामेंट, और उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, जितने भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी वोट की वैल्यू को ऐड कर लो, जोड़ लो, और उन्हें जो लोकसभा राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनसे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगी, वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी पार्लियामेंट के मेंबर की। Therefore, it is clear that the value of each member of the Lok Sabha and each member of the Rajya Sabha is the same. If the vote value of one member is to be counted, the value of the vote of each member of both house is the same. Hence, statement 2 is wrong. ठीक है, चलिए। The chief minister of a state in India is not eligible to vote in the presidential election if he is a member of the upper house of the state legislature. ठीक है, तो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे किसके, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वे अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके अपर हाउस के मेंबर हैं। आर्टिकल 54 प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंशियल शैल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन आते हैं, इलेक्टेड मेंबर आते हैं दोनों हाउस के, और इलेक्टेड मेंबर आते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। Thus, if the chief minister of a state is a member of upper house of the state legislative council, he is not entitled to vote in the election of president. समझ गए ना, क्यों नहीं होंगे चीफ मिनिस्टर एलिजिबल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, क्यों, क्योंकि वे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे ना,
अपर हाउस तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद, तो विधान परिषद को परमिशन नहीं है इलेक्टोरल कॉलेज में, तो इसलिए नहीं होंगे वे। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of the elected member of the assembly as at present 1997. The expression population here means the population as certain by the, तो कौन से आधार पे, कौन से सेंसस की पॉपुलेशन को आधार माना गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में? तो ये माना गया 1971 सेंसस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81(3), आर्टिकल का नाम ध्यान रखेंगे, द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलीवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड, provided that the reference in this clause to the last preceding clause of which the relevant figures have been published until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, he construed as a reference to the 1971 census and 2001 census as well। ठीक है, प्रेसिडेंस के इलेक्शन में जो कौन सी सेंसस को आधार माना गया पॉपुलेशन का, तो 1971 की सेंसस है। और इसमें एक आ गया है कि 2000 के बाद अब तक मतलब कोई भी जो भी सेंसस आई है उसके आंकड़े जो हैं वे पूरी तरह से पब्लिश नहीं हुए हैं, और इसलिए 1971 की सेंसस को ही उसका आधार माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो क्या क्वालिफिकेशन 35 एज होनी चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए, ये तो सारे हैं। सी इसका आंसर होगा, नहीं बी है, एक सेकेंड, आंसर है इसका बी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात नहीं कही गई है, बाकी 35 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल ये भी होना चाहिए, और सिटीजन ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, बी। आर्टिकल 58(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेटेड क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अनलेस ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, लोकसभा में वो एज ए मेंबर इलेक्टेड होना चाहिए। तो ये सारी एलिजिबिलिटी है प्रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ दीज आर करेक्ट बताना है। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, तो करेक्ट है। ही शुड हैव कंप्लीट द एज ऑफ 35, करेक्ट है। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी क्या है, अच्छा बर्थ के आधार पे बात नहीं हुई है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि वो बाय बर्थ ही सिटीजन हो इंडिया का। ठीक है, तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड राइट है, 35 एज होनी चाहिए उसकी, और थर्ड रॉन्ग है। ठीक है, तो आंसर हो गया ओनली 2। आर्टिकल 58 क्लाउज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58(1), no person shall be eligible for election as president unless he is citizen of India, age 35, और is qualified for election as a member of House of the People। लोकसभा का होना चाहिए, दोनों हाउस की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इसकी क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, बट स्टेट लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, ही विल हैव टू रिलिंक्विश हिज सीट एज सुन एज ही इज़ इलेक्टेड। जैसे ही वो इलेक्ट होगा प्रेसिडेंट तो उसे अपनी दूसरी सीट छोड़नी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 59 फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ ए हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, and if a member of either house of parliament or of a house of legislature of any state
be elected president, he shall be deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as president. ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट के रूप में अपने ऑफिस को संभालेंगे वे, तो उन्हें वो सीट छोड़नी पड़ेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which article of the Indian Constitution prescribes eligibility condition for re-election to the post of President of India? तो कौन से आर्टिकल में बात कही गई है री इलेक्शन की? आर्टिकल 57 में. आर्टिकल 57 describes the eligibility for re-election to the post of the President of India. It provides a person who hold or who has held the office of President shall object to other provisions of his Constitution be eligible for re-election to that office. Okay. नेक्स्ट है, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो इट कैन बी रेफर टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसे कौन रेफर करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर हो गया इसका सी. इफ देयर इज एनी डाउट और डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इट कैन बी रेफर टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 71, हुज इलेक्शन डिसीजन शैल बी फाइनल. और इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल माना जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज अपीयर्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट व्हेन सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट? जब सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सुनता है, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट की मतलब एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज अपीयर्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वह सुप्रीम कोर्ट वाज हियरिंग इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट? इनमें से बताना है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ने कौन से प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट को सुना है. तो ये है फर्रुखुद्दीन अली अहमद. Which of the following president was appeared before Supreme Court when Supreme Court was hearing election dispute of president? ठीक है, कौन है? फर्रुखुद्दीन अली अहमद हैं. Former President V.V. Giri appeared in a person before the Supreme Court as an incumbent President of India following a petition filed in the Supreme Court contesting the validity of election on the ground of having used corrupt practice to influence voters. The bench headed by Justice S.M. Sikri ultimately dismissed the petition and upheld Giri's election as president. Notably, V.V. Giri had got the majority on counting the second preference votes. तो इसका आंसर फर्रुखुद्दीन अली अहमद नहीं है, इसका आंसर है V.V. गिरी. ठीक है, V.V. गिरी ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनका इलेक्शन डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुना था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑन, तो विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस होल्ड हिज ऑफिस. ठीक है, जैसे अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं तो उनका टर्म स्टार्ट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56(1), प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. नेक्स्ट, टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन? किसको देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं. और किस में है ये? आर्टिकल 56(1)(a) में बात कही गई है कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे. देन शैल forthwith बी कम्युनिकेटेड बाय हिम टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. ठीक है. नेक्स्ट, टू हुम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन अपना देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय? किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है इनको? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, लोकसभा, चीफ जस्टिस या पार्लियामेंट? किसके द्वारा प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है? तो ये है पार्लियामेंट. ठीक है. आर्टिकल 56(1)(b), द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and the process of impeachment can be started by either of the house of parliament. पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट से रिलेटेड प्रोसेस शुरू की जा सकती है. ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करा है तो उसके इम्पीचमेंट का उस पर केस लग जाता है.
और फिर पार्लियामेंट उसको रिमूव कर सकती है। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेजिडेंट बी इम्पीच्ड। तो ये है आर्टिकल 61, प्रेजिडेंट के इम्पीचमेंट से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पीचमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द इंडियन प्रेजिडेंट, आर्टिकल 61। नेक्स्ट अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट हैज़ बीन लेड डाउन। इसमें भी आर्टिकल बताना है, तो आर्टिकल 61 है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म थ्रू इम्पीचमेंट। ठीक है, अगर टर्म ख़त्म नहीं हुआ है तो इम्पीचमेंट के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। मतलब अगर जब तक टर्म ख़त्म नहीं हुआ है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर दिया है तो उन्हें इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया जा सकता है, बेशक उनका टर्म पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, बात ये है। नेक्स्ट है बाय विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इम्पीचमेंट मे बी इम्पोज्ड ऑन प्रेजिडेंट। बाय एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ये प्रोसेस चल सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों ही हाउस में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चल सकती है। द प्रेजिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एट लीस्ट हाउ मैनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा प्रेजिडेंट जो है इंडिया के, उन पर इम्पीचमेंट लगाने से पहले? तो ये है 14 डेज। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 61 क्लॉज 1 द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम आइदर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू गिव प्रायर नोटिस एट लीस्ट 14 डेज। 14 डेज पहले आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। आर्टिकल 61(2) इन राइटिंग विच मस्ट बी साइन्ड बाय नोट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस हु हैज़ गिवन देयर इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन। तो 1/4 जो मेंबर हैं हाउस के उनको साइन करना पड़ेगा, इससे कम नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेजिडेंट बट नॉट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इन्होंने कहा है कि इनमें से बताना है कि इलेक्टोरल कॉलेज का तो वो पार्ट हो सकता है लेकिन वो इम्पीचमेंट में की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो कौन है ये? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये इलेक्टोरल कॉलेज में तो होती है लेकिन इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा कैन स्टार्ट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया as mentioned in Article 61 of the Constitution. Member of State Legislative do not participate in the process of impeachment. ठीक है, ध्यान रखेंगे। Through they take part in the election process of the President, it is known that State Legislative Council are not the part of Electoral College and do not take part in the election of the President. ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली तो ना इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करती है और ना ही वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेती है। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। ठीक है, जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है प्रेसिडेंट का कैसा है? क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। नेक्स्ट है द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन 6 मंथ के अंदर फिल कर देनी चाहिए जो पोस्ट अगर प्रेसिडेंट की खाली हुई है तो। और ये किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 62 क्लॉज 2 में। ठीक है, नेक्स्ट इन द केस ऑफ ए वैकेंसी अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉज अदर देन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इन ऑफिस एन इलेक्शन टू बी फिल्ड द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड आफ्टर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। करेक्ट है। आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी, नहीं ये तो रॉन्ग है। तो आंसर इसका ए हो गया है। आफ्टर 9 मंथ, आफ्टर 7 मंथ नहीं, आफ्टर 6 मंथ ही वैकेंसी जो है वो फिल की जानी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट के हटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेडलाइन टू फिल द ऑकरेंस ऑफ वैकेंसी ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया? तो ये है 6 मंथ। ठीक है, वैकेंसी फिल करने की डेट। For how long can the vice president act as president when the president cannot perform his duty for reason of death, resignation, removal or otherwise? तो ये है 6 मंथ। ठीक है,
इन द केस ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट इट शुड नॉट बी वैकेंट फॉर मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा वो खाली नहीं रह सकती है, बस लास्ट 6 महीने है, उसके बाद उसको फिल करना ही पड़ेगा। सो द वाइस प्रेजिडेंट कैन होल्ड द ऑफिस फॉर नॉट मोर देन 6 मंथ। इसलिए वाइस प्रेजिडेंट भी 6 मंथ तक ही प्रेजिडेंट की पोस्ट को संभाल सकते हैं। इन केस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट ड्यू टू हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, ठीक है, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई देयर पोस्ट, तो ये है वाइस प्रेजिडेंट आ जाते हैं अगर प्रेजिडेंट की पोस्ट खाली हो जाती है। सॉरी, गलती से हाथ लग गया था, बैक हो गई थी सारी वीडियो। आर्टिकल 65(1) डिस्क्राइब दैट इन द इवेंट ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेजिडेंट बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज, the vice president shall act as president until the date on which a new president elected in accordance with the provision of this chapter to fill such vacancy enters upon his office। ठीक है, तो प्रेसिडेंट की वैकेंसी, अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी खाली हो जाती है किसी कारण से, तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड नहीं करता है। और ये बात किस में है? आर्टिकल 65(1) के अंदर। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट आल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो कौन होगा अगर वाइस प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस को होल्ड करेंगे। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन होंगे? ये होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर होगा डी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, The President Discharge of Function Act 1969 of India provides that the Chief Justice of India shall act as the President of India in the event of the office of both the President and Vice President being vacant। अगर दोनों ही एब्जेंट है, प्रेसिडेंट भी वाइस प्रेसिडेंट भी, तो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफिस को होल्ड करते हैं। इन द एब्जेंस ऑफ CJI द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और अगर CJI भी एब्जेंट है तो फिर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज होंगे वे उस ऑफिस को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट, इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु ऑफिशिएट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन करेंगे? सॉरी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। If in India the office of president and vice president falls vacant at the point of time, the office of the president will temporarily be held by Chief Justice of Supreme Court। Who is the executive head of state in India? कौन है? प्रेसिडेंट होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड। According to Article 53(1), the executive power of the union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 53 में कहा गया है, इसमें प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर की बात कही गई है। नेक्स्ट, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड इन, किसमें वेस्ट होती हैं? ये प्रेसिडेंट के अंदर होती हैं जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द, मतलब असर्शन दिया गया है, रीजन आंसर देखेंगे। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट है। द एग्जीक्यूटिव पावर इज कंसर्न विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो आंसर बताना इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। ठीक है, ए और आर दोनों करेक्ट हैं, बट आर जो है उसका करेक्ट रीजन नहीं है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया shall be expressed to be taken in the name of the president। ठीक है, आर्टिकल 77 में क्या कहा है? जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वे सभी प्रेसिडेंट के नाम से कराए जाएंगे। ठीक है, दस बोथ असर्शन ए और रीजन आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका? बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। करेक्ट आंसर छांटना है।
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द प्राइम मिनिस्टर में वेस्ट होती है, गलत है, क्योंकि ये किस में होती है, ये होती है प्रेसिडेंट के अंदर। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, करेक्ट है। द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड्स नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका आंसर होगा आंसर सी, ओनली 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। समझ गए, ये भी रॉन्ग है, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, और ये भी करेक्ट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर हो, उसके बाद भी वे मेंबर बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53(1) द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him. The Prime Minister is appointed by the President and is the head of the Council of Ministers, and it is not necessary for a person to be a member of either House of the Parliament at the time of his appointment as the Prime Minister of India. समझ गए, बाद में भी बन सकते हैं, तुम पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर बाद में बन सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पे तुम पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर हों, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर, कैसे एक्सरसाइज कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर को, तो ये है ए। इसका आंसर क्या होगा, ए, आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट। डायरेक्टली भी कर सकता है अपनी पावर का यूज, या फिर उसके अंडर में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके द्वारा भी वो अपनी काम करा सकता है। आर्टिकल 52 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट there shall be a president of India. According to article 53(1) the executive power of union shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. Next, the president is not a part of parliament, is a part of parliament, is a part of parliament and sits in the parliament, कैन वोट इन द पार्लियामेंट, या नन ऑफ द अबव। तो क्या है प्रेसिडेंट, बताओ, तो ये पार्लियामेंट का एक पार्ट है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ द पीपल। इन सबसे मिलकर बनती है पार्लियामेंट। थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट। ना तो वे किसी हाउस के मेंबर होते हैं, ना ही वो पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं। टू अटेंड इट्स मीटिंग ही इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के भी इंटीग्रल पार्ट हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट से और स्टेट की काउंसिल से और हाउस ऑफ द पीपल, इन सबसे मिलकर पार्लियामेंट बनती है। चलिए, हु अमोंगेस्ट द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक, तो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू सेंड बैक एनी मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये पावर देता है 44th Article 74(1) of the Indian Constitution state that President may require the Council of Ministers to reconsider such advice. President may send back any matter of reconsideration as provided by 44th Amendment Act 1978. इस अमेंडमेंट एक्ट ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी है कि वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अगर उसने कोई उसके द्वारा भेजा गया जो मैटर है रिकन्सिडरेशन के लिए, अगर कोई मैटर भेजा गया है प्रेसिडेंट के पास में, तो उसको बैक कर सकता है, वापस भेज सकता है। ठीक है, तो चलिए, ये थी आज की क्लास। 56 क्वेश्चंस डिस्कशन कर लिया हमने और समरी भी देख ली है, और बाकी जो 50 क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दीज वीडियोज़। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।